वेरी गुड। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई इंक्लूड्स, 4 क्लॉजेस थे। क्लॉज ए, all forms of goods and or services such as doctor details made or agreed to be made for consideration in the course or furtherance of business. D stands for R, B, T, E, L, L, S. Consideration मतलब something in return, वेदर इन मनी और इन काइंड, ठीक है। आप खुद दे रहे हो या कोई आपके बिहाफ पे दे रहा है, बट बिहाफ पे जो दे रहा है वो सब्सिडी बाय सीजीएसजी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस में क्या फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम मैटर करता है, इंटेंशन मैटर करता है, यस। इसके बाद में हमने क्या देखा था, कंसिडरेशन के 3 क्लैरिफिकेशंस देखे थे। पहला, आर्ट गैलरी में अगर आर्टिस्ट अपना पेंटिंग भेज रहा है, क्या वो सप्लाई होएगा जब तक बिकेगा नहीं। दूसरा, डोनेशन अगर होता है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन हो रहा है, फिलैंथ्रोपिक पर्पस है, क्या ये कंसिडरेशन है। बट अगर चैरिटेबल जो ऑब्जेक्टिव है वो डिमीन होके प्रमोशनल या एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, तो क्या ये एडवर्टाइजमेंट है, क्या समथिंग इन रिटर्न है, यस, कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। थर्ड हमने देखा था, डिपॉजिट अगर कोई दे रहा है, डिपॉजिट अगर फ्लैट बुक करते समय दे रहा है, वो हमको वापस मिलने वाला है, क्या कोई इंड्यूसमेंट हो रहा है सर्विस का, उससे सेम टू सेम वापस मिल रहा है, कंसिडरेशन है नहीं। बट अगर डिपॉजिट में से कुछ अमाउंट कट हो जाता है, फिर क्या वो कंसिडरेशन है, यस। लास्ट है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस में हमने क्या बोला था, अगर आप क्लेम नहीं करते हो अगले साल, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कुछ बेनिफिट इंसेंटिव देने के लिए जो अगले साल का प्रीमियम है उसमें से कुछ परसेंटेज कम करती है, बराबर। क्या ये जो कम करना है ये कोई ऑब्लिगेशन है उनका, मतलब हमारा ऑब्लिगेशन है कि हमको इंश्योरेंस क्लेम मांगना ही नहीं है क्योंकि हमको क्लेम करना है, ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ नहीं। कोई अलग से कुछ हो रहा है, क्या ये कंसिडरेशन है, क्या ये वैल्यू में ऐड होएगा या इसको डिस्काउंट जैसे ट्रीटमेंट मिलेगा, बराबर, ठीक है। इसके बाद में क्लॉज बी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। थर्ड, क्लॉज सी, शेड्यूल 1 एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन, करेक्ट। शेड्यूल 1 एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। 4 एक्टिविटीज देखी थी। पहला, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी इज अवेल, वेरी गुड। इसके बाद में अगला है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसमें हमने रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन देखा था। रिलेटेड पर्सन्स में क्या क्या आता है, पहले डिस्टिंक्ट बता दो। डिस्टिंक्ट पर्सन में क्या आता है, सेम पैन के अंदर जो भी लोग रजिस्टर्ड है वो, ठीक है। इसके बाद वो आपस में डिस्टिंक्ट माने जाएंगे, हाँ। रिलेटेड देखते हैं अपन। रिलेटेड पर्सन्स मतलब एम्प्लॉइज, लीगल, एक सेकेंड, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉई ऑफ वन, डायरेक्टर है क्या, ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। बट एम्प्लॉयर एम्प्लॉई में इधर कौन सा कवर होएगा, 50,000 के ऊपर अगर गिफ्ट वगैरह कुछ दे रहे हो तो, पर एम्प्लॉई पर एनम, करेक्ट। लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स, ठीक है। अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स दो कंपनी का 25% और मोर शेयर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कंट्रोल परसेंटेज में भी हो सकता है, अदरवाइज भी हो सकता है। ये दोनों रिलेटेड रहेंगी आपस में, ठीक है। इसके बाद में अगला देखा था, वन ऑफ देम कंट्रोल्स द अदर, तो मिलके एक को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, फैमिली में कौन कौन आएगा, बीवी बच्चे वेदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, स्पाउस एंड चिल्ड्रन वेदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स ओनली इफ दे आर मेनली और होली डिपेंडेंट, करेक्ट। फिर एक अगला बोलो, सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनर, करेक्ट। ये सब रिलेटेड हो गए,
बराबर। इसके बाद में थर्ड पैरा क्या बोलता है, एजेंट प्रिंसिपल। एजेंट प्रिंसिपल में कभी भी अगर एजेंट के नाम से इनवॉइस जनरेट हो रहा है तो डीम्ड सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। फोर्थ पैरा लास्ट, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन है ये, ठीक है, फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये उसी की एस्टैब्लिशमेंट है, यस। ये हो गया आपका शेड्यूल 1। फिर हमने पढ़ा था शेड्यूल 2, अरे डबल है उसको हम भूल जाते हैं। डबल ए में क्या देखा था हमने, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एक्टिविटीज, कुछ भी, एनी पर्सन activities or transactions by a person other than individual to or from its members or constituents for consideration in cash, deferred payment, other valuable consideration, तो वो सप्लाई है, यस। इसके बाद में हमने शेड्यूल 2 एक्टिविटीज देखी थी। शेड्यूल 2 में हमने क्या देखा था, अगर परमानेंट ट्रांसफर ऑफ टाइटल हो रहा है, पोजेशन हो रहा है, तो वो गुड्स में आएगा। टेम्पररी ट्रांसफर है या अंडर डायरेक्शन कुछ चीजें यूज करने दे रहे हो तो सर्विस, हमारी चीज पे काम करने दे रहे हो, जॉब वर्क, सर्विस, गुड्स और सर्विसेज दोनों अब आपको कॉम्पोजिट सप्लाई समझेगा। हाँ, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हमने कल एक पढ़ा था जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, रोड बनाने का काम हो रहा है, क्या ये साथ में ही होएगा, बंडल है, ठीक है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक बंडल है जो नेचुरली क्रिएटेड है, ठीक है, और इसमें प्रेडोमिनेंट रोल सर्विसेज का है, इसीलिए इन्होंने इसको क्लासिफाई करा है सर्विसेज के अंडर, करेक्ट। रेस्टोरेंट, ठीक है। लीज, लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग वगैरह, फटाफट बोलो, हाँ। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, हायर परचेज, गुड्स, हायर परचेज, हायर पे गुड्स दिए तो सर्विस, हायर परचेजेस थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट्स करके बाद में लेने ही वाले हो, ठीक है। लीज, टेनेंसी, इजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, टेनेंसी प्रीमियम, पगड़ी सिस्टम, सर्विसेज, भले ही उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगे फिर भी, लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, अंडर सम डायरेक्शन गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो सर्विस। अगर मैं बिजनेस नहीं कंडक्ट कर रही हूँ, सारे गुड्स बेच रही हूँ अपने तो, बट अगर किसी का डेथ हो गया और लीगल हेयर को जा रहा है तो फिर एक्सेप्शन देखा था हमने, हम ये देखेंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, अच्छा। और दूसरा, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स आप बिफोर सीसी बेच रहे हो और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर तो जीएसटी लगेगा। 1 रुपया भी इसके पहले आ गया तो पूरे पे जीएसटी लगेगा और सर्विस रहेगा। अगर सीसी और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर के बाद में बेच रहे हो, पूरा कंसिडरेशन बाद में आ रहा है तो जीएसटी किधर कवर होएगा, शेड्यूल 3, वेरी गुड। नेक्स्ट हमने देखा था टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन, सर्विस, टू टॉलरेट समथिंग, टू डू समथिंग, बराबर। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, अगर अपन ने कुछ किसी को यूज करने दिया थोड़े टाइम के लिए, सर्विस। कॉम्पोजिट ये देख लिया, पगड़ी सिस्टम हो गया। ये सब आपने रीड करा है घर पे, इसने नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, बोलो, कुछ रीजन होएगा ना, आप बहुत बिजी होंगे। अग्रीइंग ये वाला पार्ट हो गया हमारा,
फिर लिक्विडेटेड डैमेजेस, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, उसका पेनल्टी पे कर रहा है, वो नो सप्लाई। अगला हमने देखा था वॉयलेशन ऑफ लॉ वगैरह, नो सप्लाई। चेक डिसऑनर, फाइन, पेनल्टी, नो सप्लाई। फॉरफीचर ऑफ सैलरी, कुछ अगेंस्ट में दे रहे हो क्या? लेट पेमेंट, सरचार्ज, फी, ये हमने बोला था हम बाद में देखेंगे। क्या हमने कॉम्पोजिट सप्लाई देख लिया? अगर समझो मेरा मेन सप्लाई जो है वो गुड्स का है या सर्विसेज का है, एज द केस में भी। अब अपने एग्जाम्पल में गुड्स है, ठीक है। गुड्स के लिए जब मैं सेल कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ विद इन 10 डेज मुझे पेमेंट आ जाना चाहिए, अगर आप मेरे से गुड्स ले रहे हो तो, ठीक है। अगर 10 डेज के ऊपर आपको लगता है तो आपको मैं इंटरेस्ट लगाऊंगी प्लस लेट फीस लगाऊंगी। हो सकता है ऐसा, पर डे 100 रुपीज लेट फी और इंटरेस्ट 10% पर एनम के हिसाब से हो सकता है। अब ये केस में क्या मेरे गुड्स जो है वो चले गए हैं? क्या मेरा पैसा आना बाकी है? बराबर। क्या सप्लाई हो चुका है? गुड्स तो गए हैं। अब ये जो मुझे पैसा वापस आने वाला है वो कंसिडरेशन के साथ में मैं बोल रही हूं मुझे इंटरेस्ट और लेट फीस चाहिए, करेक्ट? क्या ये अकेला इंटरेस्ट और लेट फीस सस्टेनेबल है? सप्लाई के साथ में मैं ये ले रही हूं, क्या ये कॉम्पोजिट सप्लाई का पार्ट हो सकता है? क्या ये नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द सप्लायर्स करते हैं कि अगर नहीं पे किया आपने टाइम पे तो इतना लेट फीस लगेगा? मोबाइल का पेमेंट जो है, मोबाइल चार्जेस जो है आपके, वो टाइम पे नहीं पे करोगे तो लेट फीस लगेगा आपको एक्स्ट्रा। क्या मेजॉरिटी ऑफ दी सप्लायर्स ऐसा करते हैं? यस। आपको सर्विस और गुड्स तो मिल गए, आप पेमेंट कर रहे हो, उसके साथ में लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगा। तो क्या ये लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी आपके मेन सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट है? यस। तो अगर आपका मेन सप्लाई है तो क्या ये भी सप्लाई रहेगा? यस। और अगर मेन सप्लाई नहीं है, मतलब सप्लाई नहीं होने का आपको लेट फीस लगा, इंटरेस्ट लगा, फीस जो भी है पेनल्टी लगा, तो फिर उस केस में क्या वो सप्लाई रहेगा? अगर आप कुछ गुड्स और सर्विसेज दिए ही नहीं और बदले में आपको लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी लगा, क्या वो सप्लाई है? नहीं। बट अगर आप गुड्स और सर्विसेज दे रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है, वो पैसे के साथ में लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी मिल रहा है, तो क्या वो लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी भी सप्लाई है? आंसर इज यस। हाँ, वैल्यू में तो आएगा पर पहले सप्लाई है एज पर सेक्शन 8, क्योंकि कॉम्पोजिट सप्लाई में उसका ऐड हो जाएगा। समझा? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट, फिक्स चार्जेस, ये तो एग्जाम्प्ट अपन ने बोला था। इसके बाद में कैंसलेशन चार्जेस, क्या सप्लाई है? क्या उन्होंने हमको और बहुत सारी सर्विसेज दी थी? ठीक है, बस आपको समझ गया। हमने उसके लेट चार्जेस पे किए या कैंसलेशन चार्जेस पे किए, लेट नहीं कैंसलेशन चार्जेस पे करे, यस, वो सप्लाई है। फिर हमने क्या नेगेटिव लिस्ट देखा था? क्या नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, बराबर। ये 3 चीजों में हमको दिया है कि नो सप्लाई रहेगा, बराबर। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, सबसे पहला है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में हमने फर्स्ट आइटम क्या देखा था? बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें 192 में अगर सैलरी मिल रहा है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, यस। सप्लाई है? नहीं, ठीक है। शेड्यूल 3 का हेडिंग क्या है? नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अगला कोर्ट फीस, अच्छा नहीं, एक मिनट, 194J में अगर आपका TDS कट होके पेमेंट मिल रहा है तो क्या सैलरी है? प्रोफेशनल फीस है तो नॉर्मल GST लगेगा, यस। सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को नहीं लगेगा GST, ठीक है। कोर्ट फीस, कोर्ट, ट्रिब्यूनल, कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम। अगला नेता का सर्विस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये सब दे रहे हैं। अंतिम सेवा, सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रिमेटोरियम, मॉर्चुरी एंड इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड, बराबर। सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग सब्जेक्ट टू शेड्यूल 2 पैरा 5B, करेक्ट।
एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स में क्या क्या आएगा? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, कसिनोज और ऑनलाइन मनी गेमिंग। करेक्ट। अगला क्या है? नोटिफिकेशन के थ्रू। नोटिफिकेशन में क्या बोला है? दो चीजें, फंक्शंस परफॉर्म बाय म्युनिसिपैलिटी पंचायत, जो नेता मतलब जो मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी पंचायत सर्विस दे रहे हैं वो शेड्यूल 3 में नो सप्लाई है। जो म्युनिसिपैलिटी पंचायत सर्विस दे रही है वो नोटिफिकेशन के थ्रू नो सप्लाई है। ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस नो सप्लाई बाय स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखा था सर्कुलर के थ्रू इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेयंस, वो अलग अलग मोड्स थे बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स, किसके लिए? गुड्स के लिए या पैसेंजर्स के लिए, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। समझा? इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिक्स, एक मिनट, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिक्स, टूल्स, पेयर्स एंड ऑल द गुड्स ऑन व्हील्स, बराबर। ये उधर जाके जब सप्लाई होएगा तब सप्लाई रहेगा, सिर्फ मूवमेंट होना सप्लाई है क्या? समझ में आया? फिर हमने क्या पढ़ा था? बंडल सप्लाई। इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बास्केट लिया था, यस, ठीक है। बास्केट जब इंडिविजुअली गिफ्ट डाल के लिया तो क्या वो सप्लाई है? बंडल सप्लाई है। जब इंडिविजुअली डाल के हमने बना के बास्केट दिया तो क्या वो सप्लाई है? बंडल सप्लाई है। बंडल सप्लाई है, इसीलिए होमवर्क करना होता है। तो क्या ये बंडल सप्लाई है? पहली चीज तो मिक्स सप्लाई हुआ, ये नॉर्मल इंडिविजुअल सप्लाई है, हम बना के दे रहे हैं ना। पर क्या ये जिस पे एक प्राइस हमने चार्ज करा है ये बंडल सप्लाई है? यस, ठीक है। हमने क्या देखा था? देयर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद डिफरेंट रेट्स, और एक साथ बेच रहे हैं वो, बराबर। इसमें दो टाइप्स थे, कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वैसे ही जाते हैं जो नेचुरली बंडल्ड है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वैसे ही जाते हैं। ऐसे कैसे समझेगा हमको? majority suppliers supply, majority recipients expect, generally sold as a package, one is principal, others are ancillary, correct? इस पे किसका रेट लगेगा? प्रिंसिपल का रेट लगेगा, वेरी गुड। इसके बाद में अगला था मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई इज आर्टिफिशियली बंडल्ड सप्लाई, और इसमें हर एक आइटम इज केपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड इंडिविजुअली। इस पे किसका रेट लगेगा? हाईएस्ट रेट लगेगा पूरे बंडल पे, करेक्ट? ये जो आइटम है अपना बास्केट वाला, ये मिक्स सप्लाई है। इस पे जिसका हाईएस्ट रेट रहेगा वो पूरे बंडल पे लगेगा 8000 पे, यस, ठीक है। आप एक बार ये भी ड्रॉ कर लोगे क्या?